अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपकी टीचर इकरा याकूब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की थ्योरी क्या है, टाइप्स ऑफ सेल, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल कंपोनेंट्स। उससे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बोला सेल क्या होती है, वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, और उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, उसमें कैसे चीजें अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती हैं और बाहर की तरफ कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या है, जो भी सबस्टेंसेस हैं, जो भी सबस्टेंसेस उनकी मूवमेंट अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में दो प्रोसेसेस आते हैं, एक पैसिव प्रोसेस है और दूसरी है एक्टिव प्रोसेस। पहले हम देखेंगे पैसिव प्रोसेस क्या होती है। पैसिव प्रोसेस, सबस्टेंस मूव डाउन और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो भी सबस्टेंस है, जो भी बाहर होते हैं एक्सटर्नली, जो सेल के सबस्टेंसेस हैं, वो कैसे सेल के अंदर जाएंगे, और जो इंटरनली है वो कैसे बाहर आएंगे। पैसिव प्रोसेस में क्या है, जो सबस्टेंस बाहर आते हैं उसके लिए हमें वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो भी सबस्टेंसेस हैं वो बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक टर्म आती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ये वो रीजन है या वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो भी हमारे सबस्टेंसेस हैं वो मूव होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए वहां पे क्या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ये पैसिव प्रोसेस है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, पहले जो इसमें आता है वो है सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा जो इसमें है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा जो इसमें है वो है ऑस्मोसिस। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं पैसिव प्रोसेस के। पैसिव प्रोसेस में जो भी सबस्टेंस मूव करते हैं उनके लिए हम एनर्जी की जरूरत नहीं होती। पहले जो इसमें पहला है वो है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें जो भी सबस्टेंस मूवमेंट करते हैं वो कहां से करते हैं, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में लिपिड बाइलेयर दिखाया था, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसका जो स्ट्रक्चर था वहां पे उसे क्या था, प्लाज्मा बाइलेयर। वो किसका बना था, फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड जो हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वही से सबस्टेंसेस की मूवमेंट होती है। लेकिन जो वहां पे प्रोटीन्स जो वहां पे प्रोटीन्स थे उनकी हेल्प वहां पे जरूरत नहीं होती। जो सबस्टेंस मूवमेंट करते थे वो है लिपिड बाइलेयर से, लेकिन प्रोटीन्स की जरूरत वहां पे नहीं होती है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सबस्टेंस की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये हमारा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जो सबस्टेंसेस की मूवमेंट होती है वो वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की। और वो प्रोटीन्स क्या एक्ट करते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो उन्हें कैरी करते हैं। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन में हमें प्रोटीन्स की हेल्प की जरूरत नहीं थी, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स की जरूरत हमें पड़ती है, वो एक्ट करते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तीसरी क्या है एग्जाम्पल पैसिव प्रोसेस की, और ये क्या है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें क्या सिर्फ वाटर डिफ्यूज होता है। इसमें सिर्फ वाटर डिफ्यूज होता है जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू। सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन, सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ लिक्विड को बाहर या अंदर जाने की इजाजत देता है। ऑस्मोसिस ये क्या है, ये एक सिंपल स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें सिर्फ वाटर डिफ्यूज होता है अक्रॉस ए सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन। सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन कौन सा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
ये थी हमारी 3 एग्जाम्पल्स पैसिव प्रोसेस की। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले हमारा था पैसिव, जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, जो सबस्टेंसेस होते हैं जब भी वो मूव करते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वहां पे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वहां पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने बोला, वहां पे क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस जाते हैं, और वहां पे क्या है, वो उसके अपोजिट में काम करते हैं, यानी कि वहां पे वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली जो है वो है वहां पे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसमें जो एग्जांपल्स है वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस का मतलब है इंजेक्शन ऑफ ए सब्सटेंस बाय ए सेल। जब एक सेल अपने अंदर कुछ लेती है, अपने अंदर कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लेती है, उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर वो डिस्चार्ज करती है, बाहर की तरफ उसे निकालती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की 2 एग्जांपल्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जिसका मतलब है फैगोसाइटोसिस जब वो कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर एनगल्फ करती है, उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है? पिनोसाइटोसिस में अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस होगा तो उसे सेल को उसे एनगल्फ करना है, तो वहां पे क्या है, वहां पे लिक्विड भी प्रेजेंट है, तो वो उस लिक्विड के साथ साथ उस सब्सटेंस को एनगल्फ करती है। लेकिन वो सब्सटेंस क्या होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। फैगोसाइटोसिस में वो बड़े भी हो सकते हैं। ये थी एग्जांपल्स एंडोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस की, सॉरी। उसके बाद जो हमारे ये है साइटोप्लाज्म, ये भी हमारी सेल का एक कंपोनेंट है। ये हमारी सेल है, यहाँ पे ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो इसके अंदर है फ्लूइड, और उस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस आता है। और इस सेल में और भी कंपोनेंट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सब इस सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। और साइटोप्लाज्म क्या है? ऑल सेलुलर कंटेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इसके दरमियान जो भी आता है वो किस में आता है, हमारे साइटोप्लाज्म में। किस में आता है, हमारे साइटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बिटवीन जो भी आता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो ये साइटोप्लाज्म है, इसके 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं। एक इसका फ्लूइड था, जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट था, एक वो जिसे हम साइटोसॉल बोलते हैं। और बाकी क्या रहे उसके ऑर्गेनील्स, फॉर एग्जांपल जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडीज, ये सब इसमें आते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म है जो भी कंटेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस में आती है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के क्या है, 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं, एक है साइटोसॉल, दूसरा है ऑर्गेनील्स। साइटोसॉल क्या है, जो भी लिक्विड पोर्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, उसे हम साइटोसॉल बोलते हैं। और उसमें जो ऑर्गेनील्स एम्बेडेड है उनको हम ऑर्गेनील्स बोलते हैं, जो भी उसमें कंपोनेंट्स आते हैं। पहले साइटोसॉल क्या है? साइटोसॉल ये एक इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, ये हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। साइटोसॉल ये एक इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, जिसमें क्या है, जो कि सेल का पूरा वॉल्यूम है उसमें जो साइटोसॉल है वो कितने परसेंट का होता है, 55%। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, जो एक सेल है उसका टोटल सेल वॉल्यूम में से साइटोसॉल कितना प्रेजेंट होता है, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे उसका करेक्ट ऑप्शन है 55%। उसके बाद जो वो साइटोसॉल है उसमें क्या है, 75 to 90% उसमें क्या है,
वाटर, और जो बाकी बचते हैं 10%, 10 to 25%, उसमें क्या आती है, आयन्स आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, अमीनो एसिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, ये सब उस 10 to 25% में आते हैं। साइटोसोल जो एक इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, और ये क्या करता है, ये हमारे पूरी सेल का कितना परसेंट लेता है, 55%। और इस साइटोसोल में क्या है, 75 to 90% इसमें वाटर होता है, और जो बाकी इसमें रेस्ट्स होते हैं वो है आयन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स या बहुत सारे बाकी भी सब्सटेंसेस। और जो ये साइटोसोल है, इसकी क्या है इंपॉर्टेंस, एक इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की साइट बनता है जहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। लाइक यहाँ पे एक मैंने ली है, वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे क्या निकलता है, एटीपी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, और ये एटीपी हमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस या बहुत सारी रिएक्शंस में जरूरत पड़ता है। वहां पे ये क्या करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे साइटोसोल की जो इंपॉर्टेंस वो है कि ये साइट प्रोवाइड करता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और उससे क्या होता है, हमें वहां पे 2 एटीपीज मिलते हैं। एटीपी क्या है, ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में। ये हमारी सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, और ये इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो सब आता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन अगर इन साइटोप्लाज्म में हम ये ऑर्गेनेल्स बाहर निकालेंगे जो भी है, तो वहां जो फ्लूइड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल, और बाकी जो ये सबस्टेंसेस है इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ये थी हमारी सेल का स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है सेल कंपोनेंट्स। सेल कंपोनेंट्स या हम इसे सेल ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनेल्स ये क्या है, और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन ए सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जो ये ऑर्गेनेल्स होते हैं किसी भी सेल में, ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और ये क्या एक्ट करते हैं, ऑर्गेन्स ऑफ सेल। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे एक ह्यूमन बॉडी का, उसमें अगर एक किडनी है वो क्या है, वो उस बॉडी का ऑर्गन है। वैसे ही अगर हमें सेल के ऑर्गन्स बताने हैं तो वो हम कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेल्स को मानते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ काम करके सेल को जिंदा रखते हैं। ऑर्गेनेल्स ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो ये कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेल्स हैं, ये क्या है, ये सेल के ऑर्गन्स माने जाते हैं, और ये एक दूसरे के साथ साथ काम करके एक सेल को जिंदा रखते हैं। सेल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पहला इसमें आता है सेंट्रोसोम, राइबोसोमस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोमस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस या क्लोरोप्लास्ट। ये किस में आते हैं, सेल कंपोनेंट्स या सेल ऑर्गेनेल्स। तो पहला हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, ये वो ऑर्गेनेल है जो हमारे न्यूक्लियस के नजदीक में प्रेजेंट होता है। ये हमारी सेल है, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, और जो हमारा सेंट्रियोल है
वो न्यूक्लियस के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके नजदीक में प्रेजेंट होता है। और इसके सेंटर में जो ये सेंट्रोसोम है उसके सेंटर में क्या होता है, दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दो सेंट्रियोल्स होते हैं। और जब माइटोसिस होती है, माइटोसिस मतलब जब सेल डिवीजन होता है, जब एक सेल अपनी दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो वहां क्या बनाते हैं, एस्टर लाइक स्ट्रक्चर। एस्टर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो वहां पे ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। सेंट्रोसोम ये एक ऑर्गेनील है जो न्यूक्लियस के नियर में प्रेजेंट होता है और इसके सेंटर में क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल्स। और जब माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होता है, तो ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये मूव करते हैं अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। वहां पे ये क्या बनाते हैं, ये एस्टर लाइक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ फाइबर्स के थ्रू अटैच होते हैं। ये है हमारा सेंट्रोसोम। और जब ये सेंट्रियोल्स, एक तो ये मूव करते हैं, एक ये आता है हमारा एक पोल पे और दूसरा ये आता है हमारा दूसरे पोल पे, और ये क्या बनाते हैं, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, एस्टर जिसको बोलते हैं। और वहां पे क्या, ये फाइबर्स, थ्रू फाइबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। ये क्या आया हमारा, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ये एक और ये दूसरा। और जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एस्टर। उसके बाद आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। जो भी हमारे सेल में ऑर्गेनील्स हैं, जो भी उसमें ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, उनका अपना अपना मेम्ब्रेन होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सबका अपना अपना मेम्ब्रेन है। लेकिन जो ये राइबोसोम है इसके पास अपना मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। और ये क्या करता है, राइबोसोम किसके लिए है, इस पे जो ये राइबोसोम है ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या है, और ये क्या बना हुआ होता है, राइबोसोमल आरएनए। और जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसका सेल का दूसरा ऑर्गेनील है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसी पे प्रेजेंट होते हैं। वहां पे भी ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और कुछ राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी एक ऑर्गेनील है हमारी सेल का। और वहां पे क्या बनाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीनस, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीनस। और कुछ राइबोसोम्स इसमें क्या है, वो फ्री होते हैं, वो किसी के साथ नहीं अटैच होते, और वो क्या करते हैं, वो सीधे किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोसॉल में। और वो बनाते हैं प्रोटीनस किसके लिए, हमारे साइटोसॉल के लिए, जो एक फ्लूइड था हमारी सेल में, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है जिसके पास अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, और ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वहां पे भी ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और कुछ राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे, और वहां पे वो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स बनाते हैं। और कुछ राइबोसोम्स क्या है, वो फ्री होते हैं साइटोसॉल में, और उसी के लिए वो प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा ऑर्गेनील, लाइसोसोमस। लाइसोसोमस क्या है, ये रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ सेल है। रिसाइकल का मतलब है अगर कोई चीज उसे हम डैमेज करेंगे और उसके बाद फिर से यूज करेंगे, यानी कि लाइसोसोम क्या है, रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ सेल। ये क्या करता है, जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये उसको ब्रेक करता है। हमारी सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको ये ब्रेक करता है। उसके बाद ये क्या है,
इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी हमारी सेल में डाइजेशन होती है वो किससे होती है? हमारे लाइसोसोम से। और ये इसमें क्या है प्रेजेंट? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। लाइसोसोम क्या है? ये रिसाइकलिंग सेंटर है हमारी सेल का, और ये ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल, और इसमें प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करता है? जो भी हमारी सेल में डाइजेशन होती है वो किससे होती है? लाइसोसोम से। और इसमें और एक एंजाइम प्रेजेंट है, वो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन डाइजेशन करते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की भी डाइजेशन इसी से होती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑर्गेनेल है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड प्रोडक्शन। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यहाँ पे है। यहाँ ये इसका मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स है, इसलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। और ये क्या करता है? ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि इस पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं असल में वही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एंड लिपिड प्रोडक्शन। और क्या करता है? ये लिपिड प्रोडक्शन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और लिपिड प्रोडक्शन में। और इसके जो है वो दो टाइप्स हैं। एक इसका आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और दूसरा जो इसका है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है? वही हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का दूसरा नाम है ग्रैन्युलर, क्योंकि जो इस पे राइबोसोम्स है वो ग्रैन्युलस की तरह इस पे प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा फ्री राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उस पे क्या है? वो फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स होता है, उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और वो क्या करता है? वो करता है लिपिड सिंथेसिस या लिपिड प्रोडक्शन। लिपिड प्रोडक्शन। अब क्या आया हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड प्रोडक्शन। इसके क्या है? दो टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसी पे क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पे क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस, और उसे क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलर। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स है वो क्या करता है? लिपिड प्रोडक्शन या लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है, और इसे क्या बोलते हैं? एग्रैन्युलर, क्योंकि इस पे ये ग्रैन्युलस प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ गया। उसके बाद है हमारा गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस क्या है? इसका दूसरा नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या हम इसे गोल्गी भी बोल सकते हैं। गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी ये एक सैक लाइक ऑर्गेनेल होता है। किसमें? सेल में। ये भी किसमें आता है? हमारे साइटोसोल में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्गी एपेरेटस एक सैक लाइक ऐसे होता है। ये हमारा गोल्गी एपेरेटस आता है। ये क्या होता है? एक सैक लाइक ऑर्गेनेल होता है, सैक लाइक ऑर्गेनेल। और इसकी फंक्शन क्या है? जो भी प्रोटीन्स बनते हैं सेल में, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये उन्हीं प्रोटीन्स को क्या करता है? ये उन्हें पैक करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है किसको? मॉडिफाई करता है जो भी प्रोटीन्स हमारे सेल में बनते हैं उनको ये पैक करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और मॉडिफाई करता है। कौन? गोल्गी एपेरेटस।
ये हमारा गोल्गी अपैरेटस है, या इसको हम गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोल सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस भी इसको बोल सकते हैं, या सिंपली हम गोल्गी भी बोल सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इसके प्रेजेंट होते हैं। ये किस में आता है, हमारे साइटोसॉल में, जो प्रेजेंट है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स हमारे सेल में बनते हैं उनको ये पैकेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और मॉडिफाई करता है। ये 3 फंक्शंस है हमारी गोल्गी बॉडी की। इसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका इंपॉर्टेंस इसकी है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो किस शेप का है, रॉड और ओवल शेपर्ड। रॉड और ओवल शेपर्ड सेल ऑर्गेनेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका जो डायमीटर है वो है 0.5 माइक्रोमीटर। मेनली ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो वहां पे आपको बोलना है 0.5 माइक्रोमीटर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, वो रेस्पिरेशन जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एनारोबिक क्या है, जहां हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके लिए इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या है, एटीपी सिंथेसिस होती है। ये हमें एटीपी सिंथेसिस होती है जो जिसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी मैंने बोला एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसमें एटीपी स्टोर भी होती है और ये प्रोवाइड भी करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या होता है, जो हमारी एक्टिव सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लिवर में जो सेल्स हैं, मसल्स में जो सेल्स हैं, किडनी में जो सेल्स हैं, वो ज्यादा एक्टिव होती हैं। और उसमें क्या है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये हर सेल में प्रेजेंट है, लेकिन जो एक्टिव सेल्स हैं उनमें ये ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका क्या है, इसका अपना डीएनए है जो इसे कहां से मिलता है, मदर से, मदर सेल या मदर से। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या, इसका क्या है, इसका एक अपना डीएनए होता है, इसे किसी और डीएनए की जरूरत नहीं होती। और इसमें क्या है, 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए होता है, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसमें कितने जीन्स होते हैं, 37। और इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल हम उसे बोलते हैं जिसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, इसका, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये इसका आता है हमारा इनर मेम्ब्रेन। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो ये स्पेस है, फ्लूइड स्पेस, और ये है इसके क्रिस्टीज, ये इसके माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टीज भी इनको बोलते हैं, जो इसके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका इनर मेम्ब्रेन है वहां एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। पहले इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और दूसरा आता है इसका इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड कैविटी होती है, फ्लूइड कैविटी, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और जो इसका इनर मेम्ब्रेन है वहां पे भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। और जो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी।
ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है हमारा वैक्यूलस। इससे पहले वैक्यूलस से पहले हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल्स में, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक फ्लूइड है जो प्रेजेंट है कहाँ पे? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। और ये किसके लिए है? ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, ओनली इन प्लांट सेल्स। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल में पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर उसके साथ सिमिलर होता है। और ये भी क्या होता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का मतलब है कि इसके पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। और इसका स्ट्रक्चर किसके साथ सिमिलर है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। और ये भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल वो होता है जिसके पास खुद का डीएनए होगा। और क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये स्टार्च को स्टोर करता है। जो भी स्टार्च होगा सेल में ये उसे स्टोर करता है। और उसके बाद क्या करता है? ये अमीनो एसिड सिंथेसिस करता है, यानी अमीनो एसिड बनाता है, फैटी एसिड को भी बनाती है। ये तीन फंक्शंस हैं किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। एक तो ये स्टार्च को स्टोर करता है, अमीनो एसिड को सिंथेसिस करता है, बनाता है, और फैटी एसिड को भी ये ही बनाता है। उसके बाद आता है हमारा वैक्यूलस। वैक्यूलस वैक्यूलस क्या होते हैं? ये स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं किसके? सेल के। या हम बोलेंगे स्टोरेज कंपोनेंट्स ऑफ या कंपार्टमेंट्स फॉर वाटर, फूड एंड वेस्ट। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये जो भी सेल होती है उसमें जो स्टोरेज कंपोनेंट होता है वो होता है वैक्यूल। और क्या स्टोर करते हैं? ये वाटर स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, और वेस्ट स्टोर करते हैं। और जो ये वैक्यूल होता है उसके बाहर से एक, अगर ये वैक्यूल है तो उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है जो कवर करता है वैक्यूल को, या हम इसे बोलते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन। वैक्यूलर मेम्ब्रेन। जो कंटेंट वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा वैक्यूल है, जो भी कंटेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सैप। वैक्यूलस इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। एक तो टोनोप्लास्ट है, वो क्या है? वो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, या हम इसे वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और जो कंटेंट्स होते हैं वैक्यूल में उन्हें क्या टर्म दी गई है? सैप। उसके बाद क्या है? जो वैक्यूलस प्लांट सेल में होते हैं वो लार्जर होते हैं एंड लेस होते हैं नंबर में। जो प्लांट सेल होती है उसमें वैक्यूलस प्रेजेंट होते हैं और वो क्या होते हैं? लार्जर देन। ये एनिमल सेल में वो छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल में इनका नंबर कम होता है और एनिमल सेल में इनका नंबर ज्यादा होता है। और इसमें जो टाइप्स हैं वैक्यूल्स कौन कौन से हैं? पहले आता है हमारा सेंट्रल वैक्यूल, जो किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। उसके बाद है फूड वैक्यूल, वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो क्या करता है? वाटर बैलेंस करता है। तो ये था हमारा वैक्यूल, जो क्या है? एक स्टोरेज कंपोनेंट है हमारी सेल का, जो स्टोर करता है वाटर, फूड एंड वेस्ट। और इसके बाहर से जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, या हम उसे वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो वैक्यूल्स के अंदर कंटेंट्स होते हैं उन्हें हम सैप बोलते हैं। और जो वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो साइज में लार्जर होते हैं और नंबर में कम होते हैं। लेकिन जो वैक्यूल्स एनिमल सेल में होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनका साइज कम होता है। और इसके जो टाइप्स हैं, सेंट्रल वैक्यूल वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी प्लांट सेल में। और जो फूड वैक्यूल है वो क्या करता है? वो फूड को स्टोर करता है।
और उसके बाद है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो क्या करता है, वाटर बैलेंस। ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। थैंक